कल की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, कौन से ईयर में हुआ था? 1757 में। तो फर्स्ट बैटल था जिससे ब्रिटिशर्स ने अपनी नींव जो है वो कहाँ पर रख ली थी? इंडिया में रख ली थी। एंड इनडायरेक्टली इंडिया में उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। कौन से स्टेट में? बंगाल में स्टेट में। ठीक है, बात करेंगे हम आगे कि यहीं से बाकी की चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड रहेगी। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा बैटल ऑफ बक्सर। तो 1757 के कुछ ही सालों बाद बंगाल में आपको एक बैटल और देखने को मिलेगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ ये? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अब देखेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया था। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस क्लासेस में कि ब्रिटिशर्स का टारगेट था बंगाल का नवाब, जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। एंड एज पर प्लानिंग उसके कमांडर इन चीफ जिसका नाम क्या था? मीर जाफर, उसको मिलाया गया अपनी कॉन्स्पिरेसी में और यहाँ पर किसका मर्डर कर दिया गया? सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया गया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। अब आपको लग रहा होगा मीर जाफर के नवाब बनने के बाद सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है, सब बढ़िया होने वाला है, बट ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आखिर ऐसे क्या रीजंस थे बिहाइंड बैटल ऑफ बक्सर। तो क्या हुआ, जब मीर जफर यहाँ पर नवाब बनता है तो वो नवाब बनने के बाद उससे टाइमली यहाँ पर कंपनसेशन जो है वो डिमांड करा जाता है कि आपको नवाब बनाया था उसके लिए हमें कंपनसेट करो, इतना अमाउंट प्रोवाइड करो। कोई भी अगर नवाब बनाए तो उसकी खुद के भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है डिजायर्स होंगी कि मैं ये कमाऊंगा, इतना पैसा जमा करूंगा या वॉट। तो यहाँ पर मीर जफर जो रहता है उससे इतनी बार कंपनसेशन मांगा जाता है कि एक समय आता है जब रॉयल ट्रेजरी जो है वो खाली होने लगती है। तो यहाँ पर बदले में मीर जफर ने क्या दिया था? 24 परगनास, या फिर आप बोल सकते हो 24 डिस्ट्रिक्ट। अलॉन्ग विद दिस उसने 1.77 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया था एज अ वॉर इंडेमिनिटी, वॉर के कंपनसेशन के रूप में। किसे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसके बाद मीर जफर ने यहाँ पर जो है कंपनसेशन दे दिया। अब वो एक एज अ इंडिपेंडेंट रूलर काम करना चाह रहा था, बट ब्रिटिशर्स उसे करने दे रहे थे क्या? नहीं करने दे रहे थे, वो कंटिन्यूअसली इंटरफेरेंस कर रहे थे। इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया? फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर जब दोनों के बीच में एक तरीके से मतभेद हो गए हैं या डिफरेंसेस आ गए हैं, तो इसका डिसीजन या इसका परिणाम ये निकल कर आएगा कि मीर जफर को जो है क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस्ड कर दिया जाएगा। मीर जफर को नवाब की पोजीशन से डिसमिस कर देंगे एंड उसके बाद अब अगला कैंडिडेट नवाब किसको बनाएंगे, इसकी सर्च स्टार्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट उसी का सन इन लॉ रहता है जिसका नाम रहता है मीर कासिम। तो यहाँ पर आप देखोगे मीर कासिम जो है उसे क्या बनाएंगे? नेक्स्ट नवाब बनाया जाएगा। तो अगला नवाब कौन बनेगा? मीर कासिम। तो आप लोग देखते हुए आ रहे हो कि बंगाल में 1756 में कौन नवाब बना था? सिराजुद्दौला। उसको रिप्लेस कर कौन आया? मीर जाफर, जो उसका कौन था? कमांडर इन चीफ। उसको रिप्लेस कर उसका सन इन लॉ आया जिसका नाम क्या है? मीर कासिम। अब जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं चल पाया। 1760 से लेकर 63 तक ही इसने जो है यहाँ पर रूल कर पाया। अब इससे भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मांगा जाता था, तो इसने भी 3 बड़े मेजर प्रोविंस जो है वो किसको हैंडओवर कर दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन कौन सी जगह थी? बोलो फटाफट। मिदनापुर एंड बुर्दवार, ये तीनों जगह जो है उसने किसको दे दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। एंड अब वो यहाँ पर एक पपेट रूलर बन के नहीं रहना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर में, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं मेरी कैपिटल को शिफ्ट कर लूँ। कैपिटल को शिफ्ट करने के चलते उसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद बंगाल से कहाँ शिफ्ट कर ली? मुंगेर बिहार में। ये कौन है? मीर कासिम। अब इसने कैपिटल शिफ्टिंग कर ली, इसे लगा सब कुछ बढ़िया चलेगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर भी पीस जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाएगा। एज अ रिजल्ट आने वाले समय में मीर कासिम को भी डिसमिस करने की प्लानिंग बना ली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एंड फाइनली मीर कासिम को रिप्लेस कर देंगे कब? 1763 में। अब अगला कैंडिडेट कौन बनाया जाए? तो यहाँ पर उन्हें कोई पोटेंशियल कैंडिडेट एज सच कोई न्यू दिख नहीं रहा था। सो दे डिसाइडेड कि उसी के फादर इन लॉ जो कि प्रीवियसली नवाब भी रह चुके हैं, क्या नाम है? मीर जाफर। तो अगेन यहाँ पर रिप्लेस करके किसको बनाया जाएगा? मीर जाफर को। भाई जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया था तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बट जब मीर कासिम को हटाकर अगेन उसके ससुर जी को बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट दोनों के बीच में जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मीर कासिम डिसाइड करेगा कि मुझे अब ब्रिटिशर्स से रिवेंज लेना है और ऐसे नहीं चल पाएगा। रिवेंज लेना है तो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करनी पड़ेगी? फाइट करनी पड़ेगी। एंड फाइट वो अकेला कर नहीं सकता है, तो उसे किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।
तो भाई जब भी जैसे कि आप लोग भी होते हो, अगर किसी से लड़ना है या कुछ भी, तो आप लोग भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने दोस्तों को फ़ोन करोगे, तू आजा तू आजा तू आजा, हम सब मिलकर उससे लड़ने चलेंगे। मीर कासिम ने भी सिमिलर चीज़ करी। अब चूंकि वो एक नवाब रह चुका था तो वो भी अपने आसपास के नेबरिंग एरिया में किसी नवाब को ही ढूंढेगा। तो उसकी जो सर्च है वो कहाँ जाकर एंड अप होती है, तो नियर बाय में एक स्टेट रहता है यूपी, और यूपी में एक जगह रहती है जिसका नाम रहता है अवध। तो पास में जो अवध नाम की जगह है, यहाँ का एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम क्या था, शुजा उद्दौला। आपने बंगाल का नवाब का नाम क्या पढ़ा था, सिराज उद्दौला। अवध के नवाब का नाम क्या है, शुजा उद्दौला। तो मीर कासिम जाता है अवध के नवाब के पास और उससे मदद मांगता है कि मुझे ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करनी है तो तुम मेरी मदद करो। बट क्या आज के ज़माने में कोई भी किसी की फ्री में मदद करता है, नहीं करता है। इसलिए हमें दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे, खुद को डेवलप करने में टाइम लगाएंगे, तो शायद हम भविष्य में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए। इतिहास जो है, अच्छा आप लोग क्यों पढ़ते हो ऑफिसर बनने के लिए, कि अगर इससे जो आप सीखोगे वो गलतियां आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। एज अ ऑफिसर जब आपको अपना पर्टिकुलर स्टेट संभालना होगा, डिस्ट्रिक्ट संभालनी होगी, तब भी आप कभी गलतियां नहीं दोहराओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मीर कासिम की, कि मीर कासिम ने किसकी हेल्प ली, यहाँ पर अवध के शुजाउद्दौला की हेल्प ली। बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। देन यहाँ पर एक मुगल एम्परर और था, मुगल राजा, जिसका नाम था शाह आलम टू। तो नेक्स्ट हेल्प ली जाती है शाह आलम टू की। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई किसी की फ्री में हेल्प नहीं करता है, तो कंपनसेट कौन करेगा, मीर कासिम। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देना होगा। एज ए रिजल्ट अवध का जो नवाब है, इसे क्या दिया जाएगा, बोलो, 3 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन देंगे। एंड मुगल एम्परर, इसे क्या दिया जाएगा, तो इसे बिहार नाम की जो प्रोविंस है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग आपस में ट्रीटी कर लेते हैं, समझौता करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम लोगों ने आपस में डीलिंग कर ली है। पक्की बात है कि अब हम लोग किससे लड़ने वाले हैं, ब्रिटिशर से लड़ने वाले हैं। तीनों खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं और एज ए रिजल्ट बैटल प्लान होता है 1764 में। क्या नाम है बैटल का, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर नाम की जगह कहाँ पर आती है, बिहार में ये जगह आती है। फाइनली बक्सर नाम की जगह पर दोनों पार्टीज के बीच में क्या होती है, फाइट होती है। तो एक तरफ आपका अवध का नवाब है, मुगल एम्परर है, और इन दोनों को लीड कौन कर रहा है, मीर कासिम। तो तीनों का एक ट्री पार्टीड अलायंस आपको देखने को मिलेगा। वर्सेस आप यहाँ देखोगे किन से फाइट करेंगे, ये लोग ब्रिटिशर्स से फाइट करेंगे। एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से जो ऑफिसर यहाँ लीड करेगा उसका नाम क्या रहेगा, हेक्टर मुनरो। फाइनली दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पर फाइट होती है, जिसके अंदर हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिशर्स को लेड कर रहे हैं, वो यहाँ पर इस ट्री पार्टीड अलायंस को बहुत ही बुरी तरीके से क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। अब जब हरा दिया जाता है तो हराने के बाद क्या होता है, तो मीर कासिम जो है वो तो यहाँ से फिलहाल के लिए भागकर चला जाएगा। जो सबको लड़ाई के लिए बुलाने आया था कि तुम भी आओ तुम भी आओ, वो खुद तो क्या हो गया है, भाग गया है। अब 2 पार्टी बची है। तो 2 पार्टी में आपको पहला देखने को मिल रहा है अवध का नवाब। चूंकि ये तो खुद एक स्टेट का नवाब था, बट इसने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में मदद करी थी। तो भाई अवध के नवाब से भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन मांगेंगे। तो उससे बोलेंगे तुम नवाब हो, तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर जगह है, जैसे कि इलाहाबाद में एक जगह थी जिसका नाम था कोरा। क्या नाम था, कोरा। कहाँ आता है, इलाहाबाद में। तो इसको बोला जाता है, जो कोरा नाम की जगह है वो आप किसको हैंड ओवर कर दो, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दो। अब ब्रिटिशर्स की मर्जी है, वो उस जगह का जो चाहे वो करे। सेकेंडली कौन है यहाँ पर बड़ी पार्टी, शाह आलम टू, जो मुगल एम्परर है। इसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मांगी जाती है, इसको बोलते हैं भाई आपका तो पूरे इंडिया में रूल चल रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पर सब आपके अंडर में ही आते हैं, तो हमें आपसे चाहिए दीवानी राइट्स। क्या चाहिए, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स को कैसे याद रखोगे आप लोग, टैक्स कलेक्शन के राइट्स। उससे बोला गया हमें कोई बड़ी जगह के आप यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के अधिकार दे दो। एंड वो 3 जगह यहाँ पर डिसाइड होती है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो कहाँ कहाँ के दीवानी राइट्स मांगे जाते हैं, बोलो, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये तीनों जगह के जो दीवानी राइट्स हैं या टैक्स कलेक्शन के राइट्स हैं, ये किसे मिल जाएंगे, ब्रिटिशर्स को मिल जाएंगे। दोनों की लड़ाई में फ़ायदा हो गया ब्रिटिशर्स का, उन्हें जो मिलना था मिल गया। अल्टीमेटली इन दोनों का जो है यहाँ पर जो भी लॉस होता है ओके। एंड फाइनली ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी का नाम रहता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
चलो बैटल कब हुआ? अरे बैटल कब हुआ? 1764 में हुआ है बैटल। कौन सा बैटल हुआ है? बैटल ऑफ बक्सर। एंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर बैटल के बाद क्या होती है? एक ट्रीटी होती है। ये पैटर्न ये जो है ब्रिटिशर्स ही लाए थे कि किसी भी राजा को अगर वीक करना है तो उसके साथ पहले वॉर करो, उसको कमजोर कर दो एंड धीरे से फिर बोलो कि ठीक है भाई गलती हो गई, अब हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। ये तो उस केस में जब ब्रिटिशर्स थोड़े से डाउन पड़ रहे हो, बट जहाँ पर ब्रिटिशर्स भारी पड़ते हैं वो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग क्या कराते हैं? ट्रीटी। तो 1764 में बैटल हुआ एंड उसके अगले ही साल 1765 में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सबको बुलाया जाता है, कौन कौन इस वॉर में एंगेज था तो देखा जाता है। पहला तो कौन है? मीर कासिम, जो बदला ले रहा था कि इसे बंगाल की नवाबशिप से हटाया गया था। सेकंड कौन है यहाँ पर? तो ये अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला। एंड थर्ड पार्टी कौन है? मुगल एम्परर, जिसका नाम क्या है? शाह आलम टू। एंड फाइनली इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? 1765 में। अब यहाँ पर इस ट्रीटी से कई सारे चेंजेस आ जाते हैं बंगाल में। हम देखेंगे वो क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो बंगाल में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल वर्ड जो है वो क्या डिनोट करता है? डबल। एंड यहाँ पर मैंने बोला ड्यूअल गवर्नमेंट, तो मतलब यहाँ पर कितनी गवर्नमेंट होने वाली है? 2 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रूल करना। तो वैसे ही यहाँ पर अब 2 लोग रूल करेंगे। 2 लोग कौन रूल करेंगे? तो उन्होंने बोला एक तो पहले से ही रूल कर रहा है जिसका नाम क्या है? नवाब। अब नवाब के नीचे एक और पोस्ट क्रिएट होगी, उस पोस्ट का नाम होगा डेप्यूटी नवाब। बट इस डेप्यूटी नवाब के अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक इसको अपॉइंट एंड इसका रिमूवल दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? ब्रिटिशर्स कर सकते हैं। आप लोग बच्चे हो, आपके मन में आ रहा होगा कि मैम नवाब तो जो है बड़ी पोजीशन है तो डेप्यूटी नवाब को नवाब चुनेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर डेप्यूटी नवाब जो है वो भले ही नाम के लिए छोटी पोजीशन हो बट उसको पावर जो है वो हायर अथॉरिटी के दिए जाएंगे। उसका अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे। मतलब वो ब्रिटिशर्स के हाथ का पपेट होगा, जिसे चाहेंगे ब्रिटिशर्स उस पोजीशन के ऊपर बिठाएंगे। अब डबल गवर्नमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है, ड्यूअल गवर्नमेंट। दोनों को उनके उनके काम जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। ड्यूअल गवर्नमेंट में पहला काम जो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर डिवाइड होगा वो क्या है? दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि दीवानी वर्ड ही किसको डिनोट करता है? मनी रिलेटेड मैटर या फिर टैक्स रिलेटेड मैटर। तो पहला काम यहाँ दिया गया दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन की, मनी का चार्ज किसके पास होने वाला है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो निजामत एडमिनिस्ट्रेशन। निजामत एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। भाई राजा है, राजा का काम होता है कि उसके राज्य के अंदर सब चीज़ें जो है बढ़िया चले, किसी भी तरीके की कोई गलत एक्टिविटी ना हो, और इसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? निजामत एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसको क्या काम दे? तो दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये काम जिसको सौंपा गया वो कौन था? डेप्यूटी नवाब, जो कि किसका बंदा होने वाला है? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स के ही आदमी को क्या काम दिया गया? मनी रिलेटेड काम। मतलब इसको अल्टीमेटली क्या दिया गया है? पावर दिया गया है। उसके पास शक्तियां रहेगी, पावर रहेगा। सेकंड क्या है? निजामत एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोले अच्छा नवाब वो खाली बैठा है, उसको भी कुछ काम दे देते हैं। तो निजामत एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसको दिया जाएगा? नवाब को दिया जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, कि यहाँ पर उसे कई सारी जिम्मेदारियां तो दे दी बट क्या कोई पावर दिया गया, शक्ति दी गई? नहीं दी गई। तो फिर किस बात का नवाब? तो फॉर नेम से ओनली वो अब यहाँ का क्या रह गया था? नवाब रह गया था। तो आपने देखा 1765 में क्या हुई है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ही बंगाल में क्या लॉन्च हुआ है? ड्यूअल गवर्नमेंट। कब लॉन्च हुआ? 1765। क्लियर? फिर से बोलो, कब लॉन्च हुआ? 1765। 1765 में जो है इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब किसी भी सिस्टम को लाते हैं तो उसके लूप होल जो है वो कुछ समय बाद ही पता चलते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर पाया, नहीं कर पाया, क्या हुआ। अब देखो यहाँ तो क्या हुआ है, जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो पैसों की खींचतान स्टार्ट हो गई है। नवाब बोलेगा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, डेप्यूटी नवाब को पैसा इतना मिल रहा है कि वो अपनी मस्ती में मस्त है। बट अल्टीमेटली इन सब की हरकतों के बीच में अगर कोई सफ़र करेगा तो वो कौन है? पब्लिक।
पब्लिक जो है उसके ऊपर आपको इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कब ड्यूअल गवर्नमेंट लॉन्च हुआ है बताओ? 1765 में। मात्र 5 सालों के अंदर आपको इसके भयावह इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जब 1770 में बंगाल में क्या आएगा? ग्रेट फेमाइन। क्या आएगा? ग्रेट फेमाइन। अब जब ये ग्रेट फेमाइन आएगा तो भाई एक राजा का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है, पब्लिक पे ध्यान दे, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करे। बट राजा कौन है? नवाब। और वो क्या इस चीज़ का ध्यान दे रहा है? नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पर 1765 में ड्यूअल गवर्नमेंट के साथ एक काम और किया गया था कि यहाँ पर एक पोस्ट इंट्रोड्यूस करी गई थी। उस पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल यहाँ पर किसे बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। अब एक्सपेक्ट किया गया था कि शायद रॉबर्ट क्लाइव ही इंडियन जनता के ऊपर कुछ ध्यान देगा, बट उसने दिया? नहीं दिया। क्या नवाब को कोई पड़ी है? नहीं पड़ी है। डेप्यूटी नवाब को है? नहीं है। नहीं गवर्नर ऑफ बंगाल को है। अल्टीमेटली पब्लिक जो है वो यहाँ पर बहुत परेशान हो जाएगी। इसी बीच 1770 के अंदर यहाँ पर ग्रेट फेमाइन आया है बंगाल का, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो जाएगी, जिनकी डेथ हो जाएगी। तो बंगाल की स्थिति ऐसी हो गई कि आप सोचो, एक समय वो सबका अट्रैक्शन था, हर आदमी वहाँ पर भर भर के जाना चाहता था, वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ लेना चाहता था। बट आज यहाँ के लोगों की जो है डेथ हो रही है और कोई भी ध्यान देने को मौजूद नहीं है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन सब के आउटकम्स ये निकल कर आए। बट ये बात ब्रिटिशर्स को भी सून रियलाइज हो जाएगी कि 1765 के अंदर हमें कौन से अधिकार मिले थे? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन या रिवेन्यू कलेक्शन के राइट। तो हमारा फोकस किस चीज पे था? टैक्स कलेक्ट करने पे। और टैक्स कब कलेक्ट हो पाएगा? जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा। और एग्रीकल्चर कब अच्छा होगा? जब हम पीजेंट पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि पीजेंट जो किसान है वही तो अल्टीमेटली काम करेगा। पर इन सब स्थितियों के अंदर क्या पीजेंट के ऊपर कुछ फोकस किया गया? नहीं। क्या इसके ऊपर एग्रीकल्चर पे कुछ फोकस किया गया? नहीं। तो अल्टीमेटली जो उनका एम था वो दिन पे दिन जो है वो डाउन होता जा रहा था। सो अब कुछ ना कुछ करेक्शन करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो समझ में आया ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। समझ में आने में बड़ी देर हो गई। 1765 से 1770 5 साल का समय लग गया है ना ये सब समझने के लिए। कितना समय लग गया? 5 साल का टाइम की इंपॉर्टेंस देख रहे हो यहाँ पर। क्या उपयोग लेते हैं आप लोग अपने टाइम का? क्या उपयोग लेते हो? कोई उपयोग नहीं है। सोना, खाना, मजे करना, ऐश करना, बस इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो। क्या बोलते हैं जो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है उसे? बोलो, क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। ओके, और कुछ? सन्यासी, जिसकी कोई इच्छा ना बची हो, ऐसा कुछ। देखो भाई, अपन लोगों पे फोकस करो, खुद के ऊपर। आज आपकी ही क्लास है, इसके अंदर कितने सारे बच्चे जो है बिना काम के रीज़न की वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमारे पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं तो हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना ही रिसोर्सेज की, ना ही पैसे की, ना किसी भी चीज़ की। हमारे पास समय तो है, बट हम अपने ऊपर प्रॉपरली उसे खर्च नहीं करते। अगर आज अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए इस चीज़ को यूज़ करोगे तो भविष्य में आपको ही काम आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हर आदमी जो है वो राजा बनना चाहता है, बट ऐसे ही राजा नहीं बन जाते। श्री राम जी कौन थे? खुद एक राजा थे, बट राजा बनने के लिए उन्होंने बहुत कुछ गवाया। तुम्हें तो लगता है कि बिल्कुल सिंहासन पे बैठे होंगे, राम राज्य बढ़िया सब कुछ चल रहा होगा, बट नो, इट वॉज नॉट सो। उनकी भी लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल, कितने सारे हर्डल्स आए हैं। उनके रिलेटेड एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं हमेशा इसको अपने लिए ध्यान रखती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट करती है, आप भी इसे याद रखना कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। निष्काम मतलब वो इंसान जो अपनी सभी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका हो। तो व्हाट आई सेड, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। एंड तुम लोगों से तो कुछ नहीं खोते बन रहा है, तो कुछ पाओगे कैसे? अगर कुछ बनना है तो लाइफ में सिंसियर हो जाओ। आप यहाँ आते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप रेगुलर आओ, चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प करो एंड यूटिलाइज करो। अभी एज बहुत कम है, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ बन सकते हो। तो थोड़ा केयरलेसनेस से ऊपर आना है। हिस्ट्री तुम्हें कितने सारे लेसन दे रही है कि समय की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या से क्या हो सकता है, तो समझो उस बात को। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर? 5 इयर्स का हमने देखा कि 5 साल लग गए इन अंग्रेजों को समझ में आने के लिए कि ये चीज़ें जो है गलत है। एंड इस 5 सालों में जब उन्होंने समय की वैल्यू नहीं करी तो उन लोगों का भी काफ़ी लॉस हुआ, नो डाउट। कैसे? कि उन लोगों का जो रिवेन्यू जनरेशन होना था वो क्या उतना हो पाया होगा जितना हो सकता था? नहीं हो पाया। अब हम देखेंगे
कि जब इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, 1770 में इतना बड़ा ग्रेट फेमाइन आ गया ना, व्हाट टू डू। सो दे डिसाइडेड कि 1772 के अंदर एक नए बंदे को भेजेंगे जिसका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग। एंड वॉरेन हेस्टिंग ने आकर रिसर्च करी तो उसे पता चला कि ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं था, तो ही डिसाइडेड कि 1772 के अंदर हम ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को क्या कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पर ड्वेल गवर्नमेंट को एबॉलिश किसने किया था बताओ, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। लॉन्च किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव। वो कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बन के आया था, वॉरेन हेस्टिंग। सो इसने डिसाइड किया कि मैं ड्वेल गवर्नमेंट को कर दूंगा एबॉलिश, बट साथ ही साथ कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा हाईलाइट हूँ, लाइमलाइट में बने रहूँ। तो उसी के चलते उसने एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो फाइनली 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रिप्लेस्ड विथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। एंड फाइनली जो नवाब बचा था जस्ट फॉर नेम से, उसको एक पेंशनर बना के छोड़ दिया जाता है कि तुम पेंशन लो और बंगाल से मुक्ति करो। अब यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ किसका रूल चलेगा, ब्रिटिशर्स का। तो बच्चों देखो कि 1608 के अंदर हमारे देश में कोई आया था सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से। अब उसका लालच इस चरम सीमा पर है कि जो ट्रेड है वो किस में शिफ्ट हो चुका है, टेरिटरी में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टेरिटरी इन लोगों ने एनेक्स करी मेजर रूप से, वो कौन सी टेरिटरी थी, बंगाल। बंगाल को जीतने के लिए मात्र 2 बैटल की जरूरत पड़ी। आप सोचो इतने बड़े बड़े नवाब बैठे थे, इतनी बड़ी बड़ी आर्मी वाले राजा बैठे थे, बट मात्र कुछ ही सालों के अंदर, जिसमें फर्स्ट बैटल इन्होंने कब लड़ा, 1757 में। नेक्स्ट बैटल कब लड़ा, 1764 में। कितने साल का अंतराल हुआ यहाँ पर, करीबन 3 इधर और 4 इधर, मतलब मात्र 7 साल के अंदर इन्होंने किसको जीत लिया, बंगाल को जीत लिया। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, 2 बैटल से बंगाल जो है अब वो कंप्लीटली किसके हिस्से में आ चुका है, ब्रिटिशर्स के हिस्से में आ चुका है। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर इन्होंने लिया था बंगाल को कैप्चर करने के लिए, वो कौन सा स्टेप था, बैटल ऑफ प्लासी, जिससे इनडायरेक्ट रूल हुआ। एंड डायरेक्ट रूल किससे हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर, समझ में आई यहाँ तक आपको चीजें। तो आज की क्लास में हमने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर दोनों को ही क्या कर लिया है, कंप्लीट।